धारा कारक और पॉसिबल जीवन साथी। जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अंदर डिफरेंट वेज से आप अपने 7th हाउस को समझ सकते हैं। आप केवल प्लैनेट के माध्यम से समझ सकते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। केवल आपको अगर आपका धारा कारक पता है तो धारा कारक आपकी मदद करता है आपके जीवन साथी को ढूंढने में। धारा कारक से आप जान सकते हैं किस एज के अंदर आयु होने के मैक्सिमम चांसेस है। धारा कारक से आप जान सकते हैं कौन सी एनर्जी है जो आपको सेटिस्फाई करती है, कंप्लीट करती है। धारा कारक से आप अपने अस्तित्व के बारे में जान सकते हैं। एंड धारा कारक जो है वो रिफाइंड व्यू देता है, बिकॉज जो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन एंड जो 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 आउट ऑफ डिज़ायर रिलेशंस होते हैं उनके अंदर धारा कारक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यही एक बेसिक डिफरेंस है 7th हाउस लॉर्ड और धारा कारक के मध्य, कि 7th हाउस जो है वो मैरिज को दिखाता है, धारा कारक उस रिलेशन को दिखाता है जो कि आउट ऑफ डिज़ायर होते हैं। ये कार्मिक रिलेशंस को भी दिखाता है, जैसे आप समझ सकते हैं क्यों चीज़ें आपके पार्टनर के साथ ऐसी बनी हुई हैं जैसी वो बनी हुई हैं, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रही हैं। तो ये कार्मिक रिलेशन के पूरे एंगल को ही धारा कारक जो है वो प्रभावित करता है। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे धारा कारक को समझा जाए। वक्री धारा कारक है, धारा कारक एक प्लैनेट है जो 6th हाउस के अंदर बैठा है, 8th हाउस के अंदर बैठा है, 12th हाउस के अंदर बैठा है। किस तरह से विवाह होगा, क्या प्रपोजल्स कहाँ से आने की मैक्सिमम चांसेस हैं, तो इन सब को हम समझने की कोशिश करेंगे इसी सेशन के अंदर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत। अब तक अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए अगर आपको फ्री वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप चाहिए तो, जिससे कि हम सिस्टमेटिक वे से हॉरोस्कोप्स जो है आपको सेंड कर पाएँ। इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज मत ड्रॉप करिएगा। धारा कारक वैदिक ज्योतिष के अंदर, जैमिनी ज्योतिष के अंदर वो प्लैनेट, वो जादुई प्लैनेट जो कि आपके स्पाउस की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व कर देता है। जो आपके स्पाउस के ऊपर पर्दा है ना अभी, कि पता नहीं है कैसी मैरिज, कहाँ मैरिज, स्पाउस कैसे, आफ्टर मैरिज क्या मांगलिक दोष है या नहीं, मांगलिक हम हैं या नहीं, इन सब का एक ही आंसर है, आप अपने धारा कारक को बता दीजिए। और ये एक सिंपल प्लैनेट है। कैसे इसे ढूंढा जाए मैं भी आपको बताऊँगा, कि वो प्लैनेट जो कि सबसे कम डिग्रीज रखता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपके वैदिक बर्थ चार्ट के अंदर, वो आपका धारा कारक है। तो आप अपने वैदिक बर्थ चार्ट को देख लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप देखते हैं तो उसके अंदर आप अपने चार्ट को देखिए, प्लैनेट के आगे देखिए कितनी डिग्री लिखी हुई है। जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे कम वो आपका धारा कारक बनता है। और धारा कारक वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। देखिए वैदिक ज्योतिष के अंदर 7th भाव भी वही ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। ये जो शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है और नारेश्वर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, वो मेन ऊर्जा जो आपको कंप्लीट करती है, जो आपका हाफ है, बेटर हाफ जो है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि मैरिज का मतलब है बेटर हाफ का कैलकुलेशन करना, उनको ढूंढने की कोशिश करना। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का शुरू से ही इस तरह का मत है। अब धारा कारक वो प्लैनेट है जिसके ऊपर हमने वर्क नहीं करा। अगर आपने उसके ऊपर कार्य करा होता तो उसकी डिग्री ज़्यादा होती, उसकी डिग्री 28 होती, 27 होती। अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तभी तो उसकी डिग्री कम है। तो पास्ट लाइफ में आपने इस एनर्जी को इग्नोर करा है और इसे आप इग्नोर करते आ रहे हैं। मैंने देखा है चंद्रमा धारा कारक बनते हैं, जातक ने चंद्रमा को जीवन भर इग्नोर करा है, उसने चंद्रमा के बारे में वो इतना नहीं सोचता। हाँ, जब भी कोई क्राइसिस आता है तो वो चंद्रमा की तरफ भगता है। आप किस चीज़ की तरफ जाते हैं? आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको कंफर्ट दे, जो आपको कार्मिक चीज़ें ना दे, कि कार्मिक हो गया, चीज़ें टॉक्सिक हो गई। कोई भी व्यक्ति शनि की तरफ नहीं भगता, हर व्यक्ति भगता है चंद्रमा की तरफ, गुरु की तरफ, ज्ञान की तरफ या आनंद की तरफ। तो इसी तरह धारा कारक वो ऊर्जा है जो आपको आनंद देती है, सदैव आपको आनंद प्रदान करती है, क्योंकि इसके ऊपर आपने वर्क नहीं करा। ये कोई कार्मिक ऊर्जा नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपको सेटिस्फैक्शन भी देती है और फ्रीडम भी देती है। तो लिबरेशन भी इससे मिलता है। अब आपने अपने धारा कारक को पहचान लिया है कि आपका धारा कारक आपको मिल चुका है। हम अष्ट प्लैनेट सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिससे कि में हम राहु को इंक्लूड करेंगे। कलयुग के अंदर राहु को एक्सक्लूड नहीं करा जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। देश काल पात्र वैदिक ज्योतिष का फर्स्ट और फॉरमोस्ट सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत को नहीं मानते वो राहु को एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही आप राहु को हटा देंगे आप नहीं समझ पाएंगे लिव इन रिलेशंस को, डिफरेंट कास्ट के रिलेशन, डिफरेंट रिलीजन के रिलेशंस, क्यों रिलेशंस के बाद समस्याएं आने लग जाती हैं, क्यों वो टॉक्सिक हो जाता है। तो उन सी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको राहु को इंक्लूड करना होगा, वो कलयुग की मेन आवश्यकता है। अब आपने अपने धारा कारक को ढूंढ लिया है। राहु अगर 27-28 डिग्री का है तो राहु धारा कारक नहीं बन सकता। धारा कारक बनाने के लिए 30 में से डिग्री आप हटा दीजिए। राहु की जो डिग्री आएगी वो उसकी मूल डिग्री है। ये राहु के संबंध में केतु धारा कारक नहीं बनता, केतु आत्म कारक भी नहीं बनता है। तो राहु को हम इंक्लूड करते हैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में। अगर आपका धारा कारक वक्री हो जाता है तो चांसेस हो जाते हैं कि आपको जो भी पर्सन मिलेगा उससे आपका कार्मिक रिलेशन होगा ही होगा। एक चार्ट के अंदर मैंने देखा जुपिटर जो है वो वक्री हो चुका है। अब जुपिटर वक्री हुआ तो उसका क्या हो गया कि वक्री प्लैनेट के साथ आपके लेफ्ट ओवर कार्मिक रिलेशन होते हैं। उसको जो भी पर्सन मिलता है उसके साथ उसका कार्मिक कनेक्शन है। थोड़े समय चीज़ें चलती हैं बट वापस आके वो वहीं पे रुक जाती हैं और हर रिलेशन के अंदर वही पैटर्न दोहराया जाता है। थोड़े समय तक चीज़ें चलेंगी,
आके फिर वो स्टॉप हो जाएंगे, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएंगे, वो फिर उससे आगे नहीं जाएंगे। ये होता है दारा कारक का वक्री हो जाना। अगर आपका दारा कारक वक्री हो गया है तो लेफ्ट ओवर कार्मिक रिलेशंस आते ही आते हैं जीवन में। गुरु वक्री हो गया, दारा कारक बन गया, तो जैसे ही आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे, पढ़ने लिखने जाओगे, कहीं पे किसी प्रोग्राम में जाओगे, वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिससे आपका कार्मिक कनेक्शन है। शनि वक्री हो गया तो आपको ऑफिस के अंदर ही एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिससे कार्मिक संबंध है। और कार्मिक संबंध का ये लेफ्ट ओवर कार्मिक जो संबंध होते हैं, लेफ्ट ओवर, आप वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग का महत्व है लेफ्ट ओवर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कार्मिक संबंध है मीन्स प्रारब्ध कर्मा है, संचित कर्मा एंड ऑल, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट ओवर है। तो वो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, वो पर्सन आपकी लाइफ से बाय नाइट गायब हो जाता है, एकदम से डिसअपियर हो जाता है। तो ये लेफ्ट ओवर कार्मिक रिलेशंस जो होते हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी दारा कारक वक्री होता है, अगर वो कनेक्ट हो गया 7th हाउस से, कोई वक्री प्लैनेट बना, वो दारा कारक के साथ जुड़ चुका है, संयुक्त हो चुका है, तो फिर रेडी हो जाइए, कार्मिक रिलेशन आएगा। शनि ऐसा हो गया तो फिर वो प्रोफेशन में, जॉब में वो रिलेशन आएगा ही आएगा, और उसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा जलती हैं, आपका टाइम ऐसे निकलता चला जाएगा आपके हाथों से, तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। अगर आपका दारा कारक 6, 8 या 12 हाउसेस के अंदर बैठा है, जिसमें अगर 6th हाउस में बैठा है तो प्रारब्ध कार्मिक कनेक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्ट होता है पार्टनर के साथ। ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें आप उस पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आप पिछले जीवन के अंदर मिले हैं, 6th हाउस में हो या 11th हाउस के अंदर, वो दोनों हाउसेस के अंदर कर्मा कौन सा होता है, प्रारब्ध कर्मा, कि बस ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिससे हम पहले मिल चुके हैं, और ये फिर आपके साथ जीवन भर चलेगा। ये लेफ्ट ओवर की तरह नहीं है कि कोई डिसअपियर हो जाए एंड ऑल, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। वो कार्मिक संबंध होता है। कार्मिक संबंध ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास फ्री विल नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्री विल कार्मिक संबंधों के अंदर नहीं होती, फ्रीडम नहीं होती। तो जब वो कहते हैं ना कि टाइटनेस महसूस हो रही है, टॉक्सिक होती जा रही हैं चीज़ें, मैरिज के बाद एकदम से क्यों चीज़ें बदल गई, कॉज आपका दारा कारक इज़ द बिहाइंड फोर्स, वो चीज़ों को डिसाइड करता है, वो चीज़ों को रूल करता है। कई लोग होते हैं वो दारा कारक भी नहीं देखते, 7th हाउस भी नहीं देखते, सब कुछ बचाने के चक्कर में ठीक है बस, बट वो जो मैरिज में फिर जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका व्यर्थ चला जाता है, बिकॉज आपने उस प्लानट को ना देखा, आपने उस प्लानट को नहीं समझा, आपने उस प्लानट के रिगार्डिंग उसको वो काम नहीं करा जो उसको करना था, तो फिर वो समस्याओं का रूप ले लेता है। तो वहाँ चार्ट मैचिंग वर्क नहीं कर पाती उन चार्ट्स के अंदर जहाँ 6th हाउस या 11th हाउस के अंदर दारा कारक हो। इसका मतलब है पार्टनर जो है प्रीवियस लाइफ से मिलेगा, ऐसा मिलेगा जिसके साथ कोई ना कोई डिज़ायर, कोई ना कोई इच्छा जो है वो आपकी जुड़ी हुई है। पार्टनर मिलते ही किसी बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, किसी इच्छा को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। ये होता है जब दारा कारक जो है वो 6th हाउस या 11th हाउस में होता है। अगर हम बात करें दारा कारक मेरा 8th या 12th हाउस के अंदर आ गया, तो फिर वो ऐसा दारा कारक है, अगर 8th में आ गया तो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव कर देगा चीज़ों को, पॉसेसिव रिलेशंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 12th में आ गया तो फ्रीडम एंड ऑल वो रहता है, 12th का तो फ्रीडम दे देता है, लिबरेशन दे देता है, बट 8th हाउस का तो पॉसेसिव चीज़ों के पीछे लगा रहता है। तो ये एक व्यवस्था है दारा कारक की। ट्राइन के अंदर अगर आ गया, 5th हाउस, 9th और 11 के अंदर आ गया, तो आप ये समझिए आपका जो स्पाउस होगा वो इतना स्मार्ट होगा कि उसने आपकी लाइफ के मेन जो सपोर्ट सिस्टम है उसको अपने अंडर कंट्रोल कर रखा है। वो आपके जीवन को चलाने वाला पर्सन होता है। तो वो कब बनता है, जब दारा कारक इस तरह से व्यवस्था के अंदर आ जाए। अब आपने समझा हाउसेस के बारे में। अगर हम देखें कि प्लैनेट अगर दारा कारक बनते हैं तो वो कैसे परफॉर्म करते हैं, देखिए सूर्य अगर दारा कारक बन गया, सूर्य जो है अर्ली एज में मैरिज को इंडिकेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मूल जो शत्रु है वो शनि महाराज है, और शनि सूर्य के जो विघन है वो यही है कि मैरिज के अंदर फिर ये डीले लाने की कोशिश करता है। अगर आपका सूर्य पावरफुल है और वो दारा कारक बन गया तो अर्ली एज में मैरिज होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अगर यही सूर्य वीक हो गया तो सोसाइटी वो देगा ना, सोसाइटी बार बार आके पूछ रही है कब मैरिज करोगे, तो वो फिर आपको पिन करने लग जाता है, पोक करने लग जाता है, स्ट्राइक करने लग जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये है सूर्य की व्यवस्था। शनि उनके प्राइम एनिमी है, और शनि क्या करते हैं, हर चीज़ में लिमिट ला देते हैं। शनि जिसके भी दुश्मन बनते हैं उसको क्या करते हैं, डीले दे देते हैं कि बस तुम तो अनंत डीले से अब जूझो। तो ये शनि की मूल ताकत है जो सूर्य को प्रभावित करती है। सूर्य दारा कारक हो गया, पर्सन कैसा होगा, अथॉरिटिव पर्सन होगा, एक ऐसा पर्सन जो कि अथॉरिटी में विश्वास करे, जो कि डोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो। तो रिलेशन के अंदर पर्सन के डोमिनेंस को झेलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। सन इज द दारा कारक का आई थिंक सोल टाइप का कनेक्ट होता है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, और आपकी ये इच्छा होती है कि आफ्टर द मैरिज, आफ्टर द रिलेशन जो वर्क करना है वो स्पिरिचुअल जर्नी पे या फिर आत्मा के लेवल पे करना है। पर्सन के अंदर आपको आपके फादर का फिगर या आपके अंकल का फिगर, दोनों में से कोई एक फिगर जो है वो दिखाई दे सकता है। मतलब कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या आपको बार बार चीज़ों में गाइड करें या बताएं कि काम कैसे करो, वो काम कैसे करो। तो ये एक व्यवस्था बनती है। अगर यही सूर्य आपके 7th हाउस के अंदर आ गया या 6th हाउस के अंदर आ गया, तो फिर वो कार्मिक रिलेशन के अलावा दूसरा वो कोई और रिलेशन नहीं होता, वो फिर कार्मिक रिलेशन डेफिनेटली बनता है। सूर्य इज द दारा कारक का। मुझे लगता है पर्सन को
मल्टीपल रिलेशन से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और सूर्य के साथ अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाइफ है, देन द सेकंड वाइफ छाया, तो उनके साथ वो समस्याएं रही हैं। जितने ये रिलेशंस को फ्रेम करते जाते हैं उतने ही इनको चैलेंजेस रिलेशंस में आते जाते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन इनका ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी साउंड रिलेशन हो और काफ़ी सोच समझ के इन्हें रिलेशन के अंदर जंप करना चाहिए। कॉज इनका जो स्पाउस है वो फिर सूर्य के फिगर को लेकर बैठा हुआ है, वहाँ से फिर ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ से थोड़ी सैपरेटिव टेंडेंसीज दिखाई दे रही है या कुछ सैपरेशन की बातें आ रही है। तो ऐसा महसूस हो सकता है। सूर्य अगर आत्मा का दारा कारक हो तो ईस्ट डायरेक्शन से पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटीज़ या जो चांसेस है वो निकल के आएंगे। एंड सूर्य दारा कारक में देखा गया है कि 24th जो एज नंबर है मैक्सिमम रोल प्ले करता है। 24 मैक्सिमम रोल प्ले करता है मैरिज के लिए। तो उससे पहले पहले भी मैरिज होने की संभावनाएं रहती हैं, या 24 के आसपास रिलेशन या मैरिज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेफिनेटली होती है। सूर्य बीइंग द दारा कारक ये अच्छा परफॉर्म करता है अगर ये अग्नि तत्व की राशियों में हो या वायु तत्व की राशियों में। अगर ये जल में आ गया तो फिर ये रिलेशन को पॉजिटिव बनाने की पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रहना चाहिए, जो है मल्टीपल रिलेशन से जितना हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य एज द डीके, चंद्रमा इज़ द डीके। तो देखिए चंद्रमा की ऊर्जाएं आपको कंप्लीट करती हैं। ऐसा एक पर्सन जो काफ़ी केयरिंग हो, काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी चार्मिंग हो, जो प्रिंस चार्मिंग जो होता है ना कि बस अट्रैक्ट करने वाला पर्सन हो, वो ऊर्जाएं आपको कंप्लीट करती हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि चंद्रमा एज द दाराकार का फास्ट मूविंग प्लानट है, तो ये भी चीज़ों के अंदर फास्टनेस को इन्वॉल्व कर देता है कि जल्दी से मैरिज के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। अगर ये चंद्रमा पीड़ित हो गया, स्कॉर्पियो राशि के अंदर हो गया, स्कॉर्पियो नववंश में हो गया, या इसके पास पावर नहीं है, इसके पास षडबल नहीं है, तब ये मैरिज में डीले ला देता है। कॉज चंद्रमा और सूर्य का मुख्य एनिमी जो है वो शनि है और राहु है, और दोनों ही डीले को भी देते हैं और आउट ऑफ ब्लू सडन चीज़ों को भी देते हैं। चंद्रमा दारा कारक मैंने काफ़ी चार्ट्स में देखा है, जब ये कमज़ोर हो जाता है तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, इन तरफ भी ज़्यादा कमांड चलने लग जाता है, या ऐसा होने लग जाता है कि बस कुछ अनएक्सपेक्टेड करना है, मैरिज के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड मैं करके रहूँगा, ऐसा महसूस उसे होने लग जाता है। द सेम दाराकार का आई थिंक मदर या फिर जो आपकी आंट होती है, मदर की जो फैमिली की तरफ से होता है, वो मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं आपकी मैरिज में। आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, मैरिज को बेटर भी कर सकते हैं, मतलब वो रोल प्ले करते हैं, उनका हाथ आपको दिखाई देगा। एंड ये जो दाराकारक है मुझे काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी पॉजिटिव दारा कारक लगता है। एज ये प्लानट डायरेक्टली इन्हीं कामों के लिए बना है। तो ये प्लानट जिन कामों के लिए बना है, जब ये उन्हीं का दारा कारक या स्वामी बन जाता है, तो ये कहता है अब जो चीज़ें हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से चलाना सीख चुका हूँ। तो बहुत शानदार व्यवस्था होती है जब चंद्रमा दारा कारक बन जाता है। एक्चुअली आपको एक ऐसा पर्सन तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि चार्मिंग हो, जो कि इमोशनल हो, जो कि केयरिंग हो। ऐसा पर्सन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये पर्सन काफ़ी फॉन्ड ऑफ होते हैं बहुत अच्छे इकोसिस्टम के, कि एक कम्फी इकोसिस्टम मिलना चाहिए, शानदार इकोसिस्टम होना चाहिए, और लाइफ जो है वो बटर स्मूथ रहनी चाहिए। ऐसे इन लोगों के जीवन के अंदर गहरी छुपी हुई इच्छा रहती है जब भी चंद्रमा ऐसा डीके बनता है। अगर हम कहें मंगल ऐसा तारा कारक, तो देखिए मंगल क्या है, मंगल है सेनाध्यक्ष, सेना का नायक। तो ये सेना नायक जो है वही ऐसा पर्सन आपको मिलता है जो कहता है कि तुम्हारी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उन्हें उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैंने काफ़ी चार्ट में देखा है जब भी मंगल दारा कारक बनता है, या तो चंद्रमा आत्मकारक बन जाता है या जातक का गुरु आत्मकारक बन जाता है, क्योंकि जातक कहता है मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। चंद्रमा इसी एनर्जी को अपने अंदर रखता है। तो जैसे ही मंगल डीके बनता है, जातक क्या कहता है मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा ले, और आपका स्पाउस रेडी रहता है उस काम को करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा है। कॉज मंगल आपके दारा कारक हो गए हैं। मुझे लगता है मैरिज के अंदर फास्टनेस तो रहनी चाहिए, मैरिज के अंदर तेज़ी तो रहनी चाहिए, बिकॉज ये प्लानट ही तेज़ी का है, तो ये चीज़ों के अंदर तेज़ी डेफिनेटली रखता है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो रिलेशन को मैरिज में टर्न करना या मैरिज की जो बातें हैं वो स्पाउस की तरफ से या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से आती हैं। तो वहाँ से जो है प्रेशर आपको मिलता रहेगा। बिकॉज मंगल, देखिए मंगल जब कमरे के अंदर होता है ना, या मंगल आपके आसपास होता है, तो आप मंगल की ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। वो प्लानट ही एनर्जी का है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो छुपा नहीं सकता उन्हें, तो वो आपको दिखाई देंगी। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते रहना, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसी एनर्जीज आपको अपने स्पाउस या पार्टनर में डेफिनेटली दिखाई देंगी। फेस के ऊपर कोई मार्क, कोई तिल, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एंड एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है मिलिट्री की तरफ, आर्मी की तरफ, या फिर कहिए हमेशा किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहता हो, ऐसी ऊर्जाएं भी पर्सन के अंदर हो सकती हैं। अगर ये मंगल पावरफुल है तो ये ऊर्जाएं आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। अगर ये मंगल नीच का हो गया तो जातक के जो मतलब आपके स्पाउस से पार्टनर होंगे, उनका मेन चैलेंज क्या होगा कि मेरी लाइफ में एनर्जी नहीं है, और डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, इनको ये हल्का फुल्का इंडिकेट कर देता है। इसे ही मांगलिक दोष भी कह सकते हैं आप, कि ये वो जो एनर्जी चैनलाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है एनर्जी का, वो सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है इन द मैरिज। तो वो बनता है माई वे और हाई वे। तो स्पाउस या तो कहेगा माई वे और हाईवे। अगर मंगल कमजोर है, अगर ये मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये समझिए ये वो एनर्जी है जो बहुत मुश्किल से मिलती है। बिकॉज लिटरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आपको कोई अपने ऊपर लाद के ढोने के लिए तैयार है कि बस तुम्हारे को जीवन जो है वो मैं पार करा दूंगा। इस तरह की ऊर्जा मंगल की डेफिनेटली होती है।
उच्च का जो होता है वो कैप्रिकॉन में होता है, तो वही ऊर्जा है। प्रोफेशन में जॉब की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। एंड कैंसर में कमज़ोर होते हैं, तो चीज़ी इमोशनल ऐसे अगर कोई पर्सन आपको मिलता है तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि ना कि पोएटिक हो, ना चीज़ी हो, ना दैट इमोशनल हो, बस अपना वर्क करना जानता हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो ले सके। अगर गुरु आपके दारा कारक बन जाते हैं, तो गुरु एक ऐसे प्लैनेट है वैदिक ज्योतिष में जो कि ज्ञान को सबसे ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। आप गुरु के साथ लिटरली जब भी आप गुरु को देखोगे तो वो एक ऐसे प्लैनेट है जो हमेशा बैठे रहते हैं। वो बात करने में विश्वास करते हैं। मंगल बात करने में विश्वास नहीं करता। मंगल गुरु में यही अपोजिशन है कि गुरु कहते हैं आओ बात कर लो। तो ये ऊर्जा स्पाउस के अंदर सबसे बेस्ट ऊर्जा होती है। एज स्पाउस पार्टनर हमेशा रेडी है बात करने के लिए। टॉकेटिव पर्सन होता है, चैटर बॉक्स हो सकता है, ऐसा पर्सन हो सकता है जो फिलोसफी ज्ञान की बातों में बहुत ज़्यादा पारंगत हो, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हो। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा आपसे कहे कुछ ना कुछ जीवन के अंदर हमें बेटर करता रहना है, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर हमें पॉजिटिव अपनी तरफ से करते रहना है और आपको मोटिवेशन देता रहे। गुरु जो है वो जीव के कारक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गुरु को जीव का कारक कहा गया है, जीव के स्वामी कहा गया है। तो गुरु लिटरली जीव है। जब ये आपके दारा कारक बन जाते हैं तो मेन कंसर्न जो है वो मैरिज में यही आता है। आफ्टर मैरिज क्या करना है, स्पाउस के बारे में आप सोचते हैं। स्पाउस की तरफ से क्वेश्चन आ सकता है फैमिली प्लानिंग को लेके। तो ये जो कंसर्न है वो ऐसे बनते हैं कि फैमिली मैन आपको मिलने वाला है। ऐसा मैन मिलेगा जो फैमिली मैन है, जिसके अंदर ऊर्जा है, उनके अंदर बैलेंस भी है। अगर ये गुरु पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया, मान लो कैप्रिकॉन नवमांश में है या कैप्रिकॉन राशि में है, वक्री हो गया, तब फिर आपको एक कार्मिक पर्सन मिलेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते ही कोई रिलेशन फॉर्म हो सकता है, बिल्ड हो सकता है, और वही जो पर्सन है वो आपको सब्ज बाग दिखाएगा, मतलब बहुत सारे सपने दिखाएगा। जो वो सपने दिखाने वाले होते हैं ना, वो यही व्यक्ति बन सकता है। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होकर ही डील करना चाहिए। वो एक द बेस्ट वे है जुपिटर जब भी दारा कारक बनता है उसको प्रभावित करने का या उससे डील करने का। मैरिज में अर्ली तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं अरेंज मैरिज के चांसेस रहता है। बट वीक गुरु हो गया, राहु इसका मूल शत्रु है, फिर वो पॉल्यूशन लाएगा, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, उनकी तरफ भी ले जाने की राहु की पूरी इच्छा रहती है अपनी तरफ से। तो कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। आपको गुरु की हमेशा वंदना पूजा करते रहनी चाहिए। गुरु का कुछ दान करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, कॉज दारा कारक का दान जो है वो इतनी ईजिली नहीं करना चाहिए। एंड मैरिज में जो भी हो डिस्कशन करके ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अरेंज मैरिज की तरफ ये लेके जाता है। मैट्रिमोनियल साइट्स एंड ऑल ये बहुत कम हेल्प करती हैं जब गुरु डीके बन जाता है। एज समाज का प्लैनेट है, वो समाज आपकी ज़्यादा मदद करेगा। जब शनि दारा कारक बनते हैं, देखिए शनि का दारा कारक बनना एक ऐसा प्लैनेट जो डीले, लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शंस को जानता है। तो शनि जब दारा कारक बनते हैं, पर्सन बहुत मैच्योर होता है, उसको मैच्योर एनर्जीज ही कंप्लीट करती है, वो मैच्योर एनर्जीज को वो पसंद करता है। और वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत वैलिड रीज़न होता है। मैरिज में डीले आते हैं और लोगों के हो सकता है कि कोई सामान्य रीज़न हो, बट शनि जब दारा कारक बनता है, पर्सन के पास एक वैलिड रीज़न होता है कि मेरे पास एक वैलिड रीज़न है, मैरिज में डीले है, बट मुझे ये चीज़ मेरे स्पाउस के अंदर डेफिनेटली चाहिए। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मैरिज में आगे बढ़ जाएंगे। तो स्पाउस के ऊपर दारा कारक का इस तरह का इन्फ्लुएंस है कि मैं डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है। जिस दिन ये ऊर्जा मुझे मिलेगी उसी दिन मैरिज में आगे बढ़ा जाएगा। तो शनि का दारा कारक होना इस ऊर्जा को इंडिकेट करता है। जातक का क्या सोचना होता है, जातक का सोचना होता है कि मुझे ये ऊर्जा डेफिनेटली मेरे जीवन में चाहिए, इसलिए इसे माई वे और हाईवे की संज्ञा दी गई है कि मेरा वे है, मतलब मुझे ये ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ये मेरा वैलिड पॉइंट है। एंड मैरिज में डीले को ये खींच देता है, डीले मैरिज में ला देता है। शनि डी के होता है तो मैरिज में डीले भी आ सकता है, लिमिट्स बहुत रखती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत आते हैं। इसका मूल एनिमी कौन है? सूर्य से शनि का बैर है, विरोध है। तो फादर की वजह से, फादर अंकल से हो सकता है कुछ समस्याएं आए मैरिज की तरफ, और यही अलाइनमेंट बनता है कि आप सोसाइटी आपको पोक करने लग जाती है, सोसाइटी क्वेश्चन पूछने लग जाती है, वो आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ बातें हैं जो शनि दारा कारक होते हैं, तो डेफिनेटली आती हैं। कहाँ से चांसेस बनता है मैरिज के? अगर ये वक्री हैं तो ऑफिस से कोई लेफ्ट ओवर रिलेशन हो सकता है। अगर ये वक्री नहीं है तो भी आपको अपने जॉब प्रोफेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने जॉब प्रोफेशन में प्रोफेशनलिज्म और बेटर होने की कोशिश करेंगे, शनि उतनी जल्दी ही आपको मैरिज से रिवॉर्ड कर देंगे। ये एक व्यवस्था है जो शनि के साथ हमेशा चलती है। पुराणों के अंदर इनका अपनी मदर के कारण अपने फादर से विरोध हुआ था, तो ये व्यवस्था आपको भी मैरिज के बाद देखने को मिलेगी। जो चाइल्ड प्लानिंग आती है वो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है शनि दारा कारक का। चाइल्ड प्लानिंग सबसे मेन, यही एक बात होती है जो मेक और ब्रेक होती है। इसको ही बहुत शांति और समझदारी से डील करना चाहिए। जब बुध दारा कारक बनते हैं, देखिए बुध कैसे प्लैनेट है? एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप को युवराज कहलाना पसंद करता है कि मैं तो युवराज हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता, सारे ऑर्डर्स मेरे हैं, सारे अधिकार मेरे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है। ये लिटरली बुध की ऊर्जा है। काफ़ी मस्त मलंग प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जो मौज मस्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जो आनंद को प्रायोरिटी देता है, भोग को प्रायोरिटी देता है। तो जब भी बुध आपके दारा कारक बनते हैं, ये ऊर्जाएँ आपको कंप्लीट करती हैं। काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट लविंग, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट लविंग पर्सन, और
बुद्ध की ऊर्जाएँ मीन्स जॉली नेचर हो सकता है, जॉली ऊर्जाएँ आपको कंप्लीट करती हैं। ऐसा महसूस होता है ठीक है, जो लाइफ़ है वो मैंने मेरे लिए ली है और मैं अपने लिए मैक्सिमम इस जीवन में करना चाहता हूँ। ये दारा कारक जो होता है बुद्ध के अंदर एक एक आदत है बुद्ध की, ट्रांज़िट और दशा दोनों में ये रिज़ल्ट सबसे पहले निकाल के देता है। तो ये बुद्ध दारा कारक कम उम्र से ही रिलेशंस को फ़ॉर्म करना शुरू कर सकता है, बिकॉज़ जो पर्सन आपके जीवन में आएगा वो भी हँसमुख नेचर का, जॉली नेचर का होगा, तो वो चीज़ें जो है फ्रेंड्स से आगे हमेशा निकल जाती हैं जब भी बुध धारा कारक होता है। फ्रेंड सर्कल से ही शुरुआत जो है वो आपको देखने को मिलेगी जब भी बुध धारा कारक बनता है। स्पाउस जो है वो सीए, बिजनेस, फाइनेंस इन तरफ ज़्यादा होगा और हेल्दी 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 मतलब जो युवराज जैसा होता है ना, वैसा पर्सन आपको डेफिनेटली इस जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। बुध बीइंग द धारा कारक का एक वन ऑफ द फेवरेट प्लानट है जब भी ये धारा कारक बनता है, जातक को पॉजिटिव एनर्जी से रिवॉर्ड करता है, अप्रिशिएट करता है। तो बुध के पास काफ़ी अच्छी ऊर्जाएं हैं, काफ़ी एनर्जेटिक ऊर्जाएं हैं और बुध काफ़ी कुछ कर सकते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये हमेशा उच्च के होते हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। तो आपका जो पर्सन है इंडिपेंडेंट टाइप का पर्सन होगा, सेल्फिश नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और से सहायता ना मांगे। और नीच के होते हैं पाइसेस में, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस करना उन्हें पसंद ना आए या फिर इसी के कारण समस्याएं हो। तो फॉरेन ट्रैवल जो होती है आफ्टर मैरिज, जो हाउस रिलोकेशन होता है एंड ऑल होता है, वो सबसे बड़ी एक कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके कारण ही मैरिज में चांसेस होते हैं कि कुछ प्लस और माइनस हो सकता है। अगर हम बात करें शुक्र की, शुक्र क्या है? शुक्र आपका ये भोर का तारा इन्हें कहते हैं। चंद्रमा के बाद सबसे तगड़ी चमक जो है वो शुक्र की है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक ये आपको यूनिवर्स में आपको आराम से दिखाई दे जाएंगे। प्लैनेट्सों के अंदर ये आपको आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इसी तरह का आपका पर्सन होता है, लाख करोड़ की भीड़ में भी अलग तरीके से वो दिखाई देता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे वो उसके अंदर आर्ट की व्यवस्था हो, चाहे वो उसका फेस लुक हो, चाहे वो उसका फेस कट हो, चाहे वो उसका चार्म हो, कुछ ना कुछ है जो उन्हें स्पेशल बनाता है। तो एक बहुत बड़ी भीड़ में भी डिफरेंट दूरी से आसानी से पर्सन का पता लगना। शुक्र को वैसे वैदिक ज्योतिष में आंखों का भी कारक कहते हैं, तो आंखों की रोशनी भी कहते हैं। तो शुक्र जब होता है आपका दारा कारक, तो पर्सन की जो आंखें होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं या कुछ स्पेशल होता है आंखों के संबंध में। जब भी ये दारा कारक बनता है तो स्पाउस को आप आसानी से पहचान सकते हैं। शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं किस राशि के अंदर? वो उच्च के होते हैं पाइसेस में। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करना शुक्र को पसंद भी है। तो मनी के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रहती है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को ये पसंद करते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि फॉरेन ट्रैवल की तरफ ले जाएँ, विदेश यात्राओं की तरफ ले जाएँ या कुछ ना कुछ ऐसा आपको दें जो बहुत स्पेशल हो, जो कुछ ऐसा हो जो स्पेशल मार्क आपके जीवन के ऊपर हमेशा शुक्र छोड़ के जाता है। शुक्र जातक के जीवन से जैसे ही निकल जाता है, देखिए जब शुक्र है तो इसकी वैल्यू लोग नहीं करते, लेकिन जब ये निकल जाता है तो इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू की जाती है। तो शुक्र अगर आपका डीके बन गया, दारा कारक बन गया, तो स्पाउस की वैल्यू बहुत आपको करनी चाहिए। स्पाउस के जाते ही लाइफ के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, लाइफ के अंदर एक अजीब सी कमी जो है वो महसूस होने लग जाती है। शुक्र इस द दारा कारक, आई थिंक वर्गों के अंदर कमज़ोर होते हैं, तो प्रोफेशनल क्राइसिस, प्रोफेशन के क्राइसिस शुक्र जब दारा कारक होते हैं तो आते हैं आपको भी, आपके स्पाउस को भी। कॉज ये प्लैनेट जो है भोग का प्लैनेट है, आराम का प्लैनेट है, ये आराम करता रहता है और लोग इससे आगे निकल जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्किल्स बहुत कम है शुक्र तारा कारक के, और ये आपको देखने भी मिलेगा अपने पार्टनर में। तो कॉम्पिटिटिव स्किल्स बहुत कम है, मीन्स मैरिज को, रिलेशनशिप को मैरिज में टर्न करना, अगर ऑपोजिशन मतलब चैलेंजेस आ गए फैमिली की तरफ से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो प्लैनेट है ये मल्टीपल रिलेशंस को भी इंडिकेट कर देता है। अगर ये वक्री है, अस्त है, तो मैरिज में चैलेंजेस, कार्मिक चैलेंजेस होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो भी फिर कार्मिक ही सॉल्यूशन उनका बनता हुआ दिखाई देता है। अगर राहु आपके दारा कारक बन गए, देखिए राहु को कलयुग में इंक्लूड करना आवश्यकता है। राहु को इंक्लूड करे बिना चर्चा जो है अधूरी है। और राहु जब दारा कारक होते हैं तो राहु की ऊर्जाएं आपको कंप्लीट करती हैं। राहु की ऊर्जाएं कैसी हैं? काफ़ी डार्क ऊर्जा है, काफ़ी अट्रैक्टिव ऊर्जा है। राहु के प्रति अट्रैक्शन जो है वो बहुत शानदार है। राहु नेचुरल अट्रैक्टर है। राहु की सब दशा तक जो है वो मैरिज में देखी जाती है। सब दशा, प्राण दशा, जो सूक्ष्म दशा आती है वो तक मैरिज करा सकती है। राहु का मैरिज की दशाओं में होना कंपलसरी है। ये नेचुरल अट्रैक्टर है, ये दो लोगों को पास लेके आता है। राहु जब दारा कारक बनते हैं तो रिलेशंस जो हैं वो बहुत अर्ली समय से ही फॉर्म होने जातक के शुरू हो जाते हैं। उसके रिलेशंस रहेंगे, ये बात डेफिनेट है कि उस जातक के, उस पर्सन के रिलेशंस जो हैं वो रहने चाहिए। राहु इस द दारा कारक का, मुझे लगता है आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनालिटी को रखता है। उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई चार्म है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहता है, अट्रैक्शन का हब बना रहता है, नेचुरल अट्रैक्टर है। एंड द सेम प्लैनेट राहु, कॉज ये ऐसे प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट के ऊपर सवार होकर चलते हैं, छाया प्लैनेट है। तो जब ये दारा कारक बनते हैं तो स्पाउस भी ऐसा मिलेगा जो डिफरेंट इमेजेस को अपने अंदर रखता है। मतलब वर्सेटाइल पर्सन है, एक काम करने वाला नहीं, वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभाओं को रखने वाला पर्सन आपके लिए यूनिवर्स ने ढूंढ के रखा है। तो ये आपको ऊर्जा आपके स्पाउस पार्टनर के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। राहु के मुख्य शत्रु कौन है? सूर्य महाराज और चंद्र देवता। तो आइज रिलेटेड इशूज, आइज में डिस्टर्बेंस, आइज की समस्याएं आपके स्पाउस पार्टनर को हो सकती हैं। दे ऑल्सो कॉज ऑफ हैवी एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और द गैजेट्स। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।
आसानी से अगर आपको स्पाउस और पार्टनर का पता लगाना है तो टीथ रिलेटेड इश्यूज़ या टीथ में गैप जो फेस होता है ना, वो सूर्य चंद्र का होता है। तो यहाँ पर सूर्य चंद्र कहते हैं राहु तारा कारक है, कुछ ना कुछ इसमें कमी करेंगे तो फेस में टीथ रिलेटेड इश्यूज़ या टीथ में गैप हो सकता है, आइज़ के अंदर थोड़ा डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। अदरवाइज ये नेचुरल अट्रैक्टर है। राहु जब तारा कारक बनते हैं तो मल्टीपल रिलेशंस, एक से अधिक रिलेशंस, या कुछ ना कुछ एडवेंचरस आप करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कुछ न्यू, कुछ फन ट्राई करना चाहते हैं आप रिलेशनशिप के अंदर। तो कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं प्लैनेट राहु की, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं प्लैनेट राहु की, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी हाउस के अंदर बैठ गया उससे कार्मिक रिलेशंस ला देता है। आप अपने चार्ट में देख लीजिएगा, राहु जहाँ पर भी होगा वहाँ वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है मैरिज में। फोर्थ हाउस में हो गया तो मदर आपकी मैरिज में हेल्प कर सकती हैं। एंड ग्रैंड फादर जो होते हैं आपके, जो दादा पक्ष होते हैं, उनका जो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स समटाइम्स होता है कि ग्रैंड फादर के स्टेटस की वजह से ही आदमी की मैरिज हो गई या उसको मैरिज में कोई सपोर्ट मिल गया, तो ये भी हो सकता है। और राहु की सबदशा, राहु की महादशा, राहु का सूक्ष्म दशा तक अगर आप मैरिज के बिल्कुल ही बात कर रहे हैं कि इंटेंसली मैरिज और स्पाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ ये आपकी हेल्प कर सकती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप जब भी जाएंगे, राहु के कारण कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आपके जीवन के अंदर टकराएगा। वो डेफिनेटली है, बिकॉज राहु और गुरु का इसी तरह का संबंध जो है यूनिवर्स ने स्थापित करा है। राहु को कलियुगा के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बेसिक कैलकुलेशन का फंडा है कि आप राहु को कलियुग के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमें राहु को हर चीज़ के अंदर कैलकुलेट भी करना है और राहु से समझना है कि कैसे राहु चीज़ों को चला रहा है। कई बार ये पॉजिटिव रिलेशंस टू दैट एक्सटेंट दे देता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो पर्सन को मैनेज करना और उसके मूड स्विंग्स को झेलना, उसके मूड स्विंग्स को अपने अनुसार चलाना भी जहाँ तक का एक कार्मिक लेसन या कार्मिक चैलेंज जो है वो बन सकता है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो इस सेशन में हमने शेयर करी हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे